आज के थीम में हम तैयार हो गए हैं। ब्लू ब्लू ब्लू। मैंने भी ब्लू पहना है, ब्लू साड़ी। अंधेरा आ रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसा कि देख सकते हैं हम लोगों ने मैचिंग कपड़े पहन लिए थे, तो हम निकलने वाले थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मेरा छठवा है और आप लोगों का? पापा का भी शायद 6 है। हाँ, तो अभी हम आ जा रहे हैं और उसके अलावा द्वारका, भेट द्वारका जाएंगे जहाँ पे श्री कृष्ण जी रहा करते थे। तो निकलते हैं। हमने मैचिंग पहन ली है। ब्लू कलर का थीम है आज नागेश्वर के लिए, तो चलते हैं। लेट्स गो। ओम नमः शिवाय। जय ओम नमः शिवाय। तो हम निकल पड़े थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये द्वारका शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने कैब बुक की और हम निकल पड़े थे वहाँ के दर्शन करने के लिए। उसके अलावा हम और भी जगह जाने वाले थे, जिसमें से कि मेन था भेट द्वारका, जहाँ पे श्री कृष्ण जी रहा करते थे रुक्मिणी माता के साथ। इसीलिए अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो आप अपना ये ज्योतिर्लिंग भी बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। बहुत ही पास है द्वारका के, तो आपका धाम और साथ में ज्योतिर्लिंग यात्रा दोनों ही हो जाएंगी। और अब हम फाइनली पहुंच चुके थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, और दूर से ही हमें शिव जी का ये स्टैचू नज़र आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो आप 12 महीने में से कभी भी यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक का महीना सबसे अच्छा होता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हम लोग फरवरी में गए थे और आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो हमारे दर्शन बहुत ही आराम से हो गए। हमको कोई VIP पास लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही आराम से हमारे दर्शन हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर ना आप स्पर्श दर्शन की भी टिकट ले सकते हैं, जो कि अराउंड 2100 पर पर्सन पे पड़ती है। आप गर्भगृह में जाकर पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं और ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले से प्लान करके आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा छठवां ज्योतिर्लिंग है और इससे पहले जो मैंने 5 ज्योतिर्लिंग पूरे किए हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश रहा है। हमें हमेशा से VIP दर्शन करने पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आराम से दर्शन हो गए थे और हम काफ़ी देर मंदिर में भी बैठे रहे ताकि हम उसकी वाइब्स ले सकें। आप लोग भी जब भी कभी ज्योतिर्लिंग दर्शन या किसी भी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो थोड़ी देर वहाँ पर ज़रूर बैठिए, वहाँ की एनर्जीज़ को लीजिए, क्योंकि वहाँ की एनर्जीज़ बहुत ही प्योर होती है और हम लोगों को एकदम एक्टिवेट कर देती है, पॉजिटिविटी दे देती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर लॉर्ड शिवा को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और ये मंदिर सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है, तो किसी भी टाइम आकर आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। शिव पुराण में ऐसा लिखा गया है कि दारुक नाम का एक राक्षस था, जो कि बहुत सारे लोगों को परेशान करता था, जो शिव की आराधना किया करते थे। सुप्रिया नाम का एक डिवोटी था लॉर्ड शिवा का, जिसको कि दारुक राक्षस ने पकड़ लिया और अपनी कैद में बंद कर दिया। उसके बाद जो सुप्रिया था उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। उसको सुनकर बाकी जो लोग कैद में थे उन्होंने भी ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। फिर क्या था, लॉर्ड शिवा खुश हो गए और वो उनको बचाने के लिए इस वन में आए और उन्होंने दारुक नाम का जो राक्षस था उसका वध कर दिया। सुप्रिया ने लॉर्ड शिवा की पूजा करने के लिए जिस लिंगम की स्थापना की थी उसका नाम नागेशा था, और उसी लिंगम में समाने के बाद इस ज्योतिर्लिंग का नाम रखा गया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पर माता पार्वती को नागेश्वरी के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड्स ऑफ स्नेक्स, यानी कि नागों के देवता। और ये माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंगा, नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा जो है वो अपने डिवोटीज को हर तरह के पॉइजन से, हर तरह के विष से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ये जो लॉर्ड शिवा का आप स्टैचू देख रहे हैं ये 25 मीटर्स टॉल है और इसे 20th सेंचुरी में बनाया गया था। इसके सामने खड़े होकर मुझे इतना छोटा फील हो रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात लॉर्ड शिवा मेरे सामने हो। और साथ ही में ये बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया हुआ था। इससे पता चलता है कि लॉर्ड शिवा सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, सबको प्रोटेक्शन देते हैं।
लॉर्ड शिवा के गले में नाग विराजमान होते हैं, लॉर्ड शिवा के साथ में नंदी जी होते हैं और लॉर्ड शिवा के साथ में काल भैरव भी होते हैं। कितना ज़्यादा प्यार करते हैं लॉर्ड शिवा सारे एनिमल्स को, तो हमको भी उनसे कुछ सीखना चाहिए और हमारी सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें खाना देना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। अगर हमारे भगवान ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए थे। हम सब ने व्रत रखा था, जब हम लोग दर्शन कर लेते उसके बाद ही हमने खाना खाना था। हम जब बैठे, सामने ही एक रेस्टोरेंट था और वहाँ से हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे थे। हमने सोचा इससे बेस्ट जगह खाने की तो हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर खाना खाने के बाद हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था गोपी तालाब। उसकी भी बहुत मान्यता है द्वारका में, तो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था। श्री कृष्ण जी का नाम आया और गोपियों का नाम ना आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए हम गोपी तालाब में दर्शन करने के लिए आ गए थे। यहाँ पर आकर ना मन को बहुत ही शांति वाला फील हो रहा था और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं था। लोग थे यहाँ पर बट बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। तो यहाँ पर वॉक कर रहे थे ना जब हम इस तालाब के बगल में, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हमने ना बर्ड वॉचिंग भी की। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स थी जो कि नहा रही थी और फिर इधर से उधर भाग रही थी, डिफरेंट काइंड की, तो हमने वो भी इंजॉय किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से ये जगह पास में ही पड़ती है और मेन द्वारका सिटी से अगेन ये 20 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ती है। तो आप जब भी आएँ तो इसी तरह से प्लान करें कि पहले आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ गोपी तालाब की। लॉर्ड कृष्णा वृंदावन से द्वारका आ गए थे और उसके बाद वो द्वारका में ही अपना राजपाट चला रहे थे। उनसे मिलने के लिए वृंदावन की गोपियाँ स्पेशली द्वारका आई थी। श्री कृष्णा से मिलने के बाद उन गोपियों ने यहाँ पर आखिरी बार रास लीला की और उसके बाद वो इस तालाब में समा गई। इसीलिए माना जाता है कि इस तालाब की जो मिट्टी है वो चंदन की बन गई, येलो चंदन की फॉर्म में हो गई और आज भी लोग वहाँ से उस चंदन को अपने घर पे लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी येलोइश है। इसके अलावा भी एक और मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्णा ने 16,000 प्रिंसेस को बचाया था एक राक्षस से। उन्होंने बाद में जाकर यहाँ पर जल समाधि ले ली थी अपनी मर्जी से। अब कौन सी बात सच है और कौन सी बात सच नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर आकर एक अलग ही तरह का सुकून तो सच में मिल रहा था। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे प्राचीन मंदिर भी हैं जिसमें आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठे क्योंकि सच में यहाँ पर बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम शांति सी फील हो रही थी। आई थिंक ये जगह सिंबलाइज करती है सेक्रीफाइस को। जब आप किसी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए आप सेक्रीफाइस होने के लिए भी तैयार हो जाएं, आई थिंक ये जगह उसी चीज़ को दिखाती है। किस तरह से गोपियाँ यहाँ पर उन्होंने डांस किया होगा लास्ट टाइम और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इससे बेटर वे तो हो ही नहीं सकता कि हम श्री कृष्णा को ट्रिब्यूट दें, और वो यहाँ पर तालाब में समा गई और हमेशा के लिए गोपी चंदन बनकर रह गई, जिसको आज भी लोग अपने घर ले जाते हैं और अपने माथे पर उसको तिलक की तरह लगाते हैं। शायद अगर ऐसा ना हुआ होता तो हम कभी भी इस जगह पर नहीं आते और यहाँ से गोपी चंदन अपने घर लेकर नहीं जाते, लेकिन हम यहाँ आए, हमने यहाँ पर आकर गोपी चंदन लिया और उसे अपने घर पर लेकर गए और आज भी हम रोज़ उसका तिलक लगाते हैं पूजा करने के बाद। और यहाँ पर राम नाम लिखा हुआ ये स्टोन है जो कि फ्लोट कर रहा है, जो कि माना जाता है कि जब राम जी श्रीलंका गए थे तब उन्होंने ये ब्रिज जो बनाया था वहाँ से इस राम नाम के पत्थर को लिया गया है। गोपी तालाब में दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे भेट द्वारिका के दर्शन करने के लिए। 12:30 से 4:30 तक भेट द्वारिका के दर्शन नहीं किए जा सकते, इसीलिए हमने इन बिटवीन बाकी जगह के दर्शन कर लिए थे और अब हम हाकले निकल गए थे। बट रास्ते में ये खूबसूरत सा ओशियन हमें दिखा और एक नया ब्रिज बना है, हम वहाँ पर उतरे और वहाँ से हमने इस व्यू को एंजॉय किया।
इस ब्रिज का नाम सुदर्शन सेतु है और ये अराउंड 2.3 किलोमीटर्स का है। 2024 में ही इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया था। उससे पहले अगर आपको द्वारका से भेट द्वारका जाना होता था ना, तो ये आप जो ये बोट्स देख रहे हैं, इस तरह की बोट से आपको जाना पड़ता। लेकिन लकीली हम जब आए हैं तो ये ब्रिज तैयार है, तो हमने ब्रिज लिया और भेट द्वारका की तरफ निकल पड़े। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद गाड़ी आगे नहीं जाती, तो वहाँ से हमने ये टुक टुक लिया या ई रिक्शा कह सकते हैं, वो लिया और हम भेट द्वारका की तरफ निकल पड़े थे। काफ़ी चैलेंजिंग राइड थी हमारी इस टुक टुक में, क्योंकि काफ़ी बम्पी राइड थी। भेट द्वारका में ही ये हनुमान डांडी मंदिर है, जहाँ पर कि हनुमान जी अपने पुत्र के साथ रहते हैं। आई नो आप भी सोच रहे होंगे कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, उनके पुत्र कैसे हो गए। लेकिन हाँ, उनके पुत्र थे जिनका नाम मकरध्वज था, जो कि माना जाता है कि हनुमान जी के आंसू गिरने से पैदा हुए थे। मकरध्वज जो है वो आधे वानर और आधे मछली की फॉर्म में है। हनुमान जी जब लंका दहन के वक्त जा रहे थे तो उनका पसीना समुद्र के ऊपर से जब वो जा रहे थे, पसीना समुद्र में गिरा और एक मछली ने उसको निगल लिया। उसके बाद मकरध्वज पैदा हुए और इसी तरह से वो उनके बेटे कहे जाते हैं। पर ये इकलौता ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर वो अपने पुत्र के साथ विराजमान थे। इसके अलावा भी हमने छोटे आसपास के जो मंदिर थे वो भी जाकर दर्शन किए और फाइनली हम भेट द्वारका पहुँच चुके थे। सच बताऊं तो भेट द्वारका में काफ़ी ज़्यादा रश था और फ़ोन ले जाना अंदर अलाउड नहीं था, तो मैं आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा सकती। लेकिन मैं बता दूं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप थोड़ा संभल कर जाएँ। बट फाइनली श्री कृष्णा का नाम लेते हुए हमने अपने दर्शन पूरे कर लिए थे। भेट द्वारका में श्री कृष्णा जी अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे और द्वारका जो था वो उनका कैपिटल था। यहाँ पर ही सुदामा फाइनली श्री कृष्णा से मिले थे, उनकी भेंट हुई थी, इसीलिए से भेट द्वारका भी कहा जाता है। और अब हमारे टुक टुक ने हमें छोड़ दिया था जहाँ पर हमारी कैब खड़ी थी। आप भी यहाँ से ना एक टुक टुक कर सकते हैं या ई रिक्शा कर सकते हैं और पूरा पैकेज ले सकते हैं आपको, जो 2-4 मंदिर में घुमाएगा। इसके बाद हम पहुँच गए थे शिवराजपुर बीच में। ये एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच भी है। यहाँ पर आप सनसेट के टाइम पे आइए और बैठिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जो कि आप कर सकते हैं। हमने तो नहीं की, हम दर्शन करने के बाद रिटर्न में यहाँ पर आए, थोड़ी देर हवा खाई और सनसेट के मज़े लिए। पर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। छोटी सी पिकनिक आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे। हम लोगों ने बीच वेयर तो पहना नहीं था, इसीलिए हम लोग ज़्यादा आगे तक नहीं गए, अपने कपड़ों को ख़राब नहीं करना चाहते थे। और इस तरह से हमारा ये दिन भी पूरा हुआ था और अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।